इकोनॉमिक सिस्टम्स की, और हमारा एक और टर्म खत्म हो चुका है। अब ध्यान दें, मैंने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक टर्म से, फिर मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर मैंने आपको बताया इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इतनी सारी बातें खत्म। आइए हम लोग अपने अगले बेसिक टर्म की ओर जाए, और हमारा अगला बेसिक टर्म है इकोनोमाइजिंग। इस शब्द का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, है ना। इकोनोमाइजिंग क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा, हम सबको पता है कि हमारे सोसाइटी में, किसी भी देश में रिसोर्सेस होते हैं। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे मैं जो बातें आपको बता रहा। रिसोर्सेस, जब भी कभी हम लोग रिसोर्सेस बोलते हैं तो रिसोर्सेस का मतलब, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स। ऐसी कोई भी वस्तु, एनी कमोडिटी, जिससे हमारी कोई आवश्यकता पूरी हो सके। वाटर, पानी एक रिसोर्स है, हमारे कई सारे रिक्वायरमेंट उससे पूरे होते हैं। वाटर, मिल्क, है ना, वेजिटेबल्स, इसके अलावा फैन, पंखा भी रिसोर्स है, पंखे से हवा आता है, हमें अच्छा लगता है ना। मेरे लिए मार्कर एक रिसोर्स है, आपके लिए पेन रिसोर्स है ना। ट्यूबलाइट्स रिसोर्स है, लैपटॉप रिसोर्स है, मोबाइल रिसोर्स है, सॉफ्टवेयर भी रिसोर्स है। दुनिया में आप जिस भी कमोडिटी का यूज करके खुद को सेटिस्फाई कर सकते, जिसका बेनिफिट आप ले सकते, जो आपको किसी भी तरह से किसी भी काम में आपका हेल्प कर सके, ये सब के सब रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्स, आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज एक रिसोर्स है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग घर पे हाउस होल्ड थिंग्स को यूज करते हैं, जैसे शैम्पू, है ना, जैसे बहुत सारी चीजें कंटेनर्स में आती, बॉटल्स में आती है, तो हम लोग यूज करते हैं, फिर वो बॉटल फेंक देते हैं। अब गौर करो कि अगर मान लीजिए हमने एक शैम्पू का बॉटल परचेस करा और उसकी सारी शैम्पू हमने धीरे धीरे यूज कर ली, फिर वो बॉटल हमने फेंक दी। इसी तरह केचप, सॉस और ऐसे कई सारी चीजें, बटर, चीज, जो पैकेट्स में आते हैं, डब्बे में, कंटेनर्स में, तो उसको यूज करके फिर वो बॉटल, वो कंटेनर, वो डब्बा हम लोग फेंक देते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कंटेनर वगैरह कहीं कबाड़ में जमा करके रखते हैं, जब ढेर सारा होता है तो कबाड़ी वाले को बेच देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगर इस तरह से मान लीजिए सॉस के कई सारे बॉटल्स हमने परचेस किए, तो वो सॉस हमारे लिए क्या है? रिसोर्स, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। बट जब वो सॉस खत्म हो गया तो वो खाली बॉटल हमारे किसी काम का नहीं, हमने कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो कबाड़ी वाले ने हमें क्या दिया? पैसे। इसका मतलब वो खाली बोतल भी रिसोर्स था, तब ना वो हमारा सेटिस्फेक्शन लाया, तब तो हमको उससे पैसे मिले। और वो बोतल जो कबाड़ी वाला लिया, वो कबाड़ी वाला उस बेकार बोतल को फिर बेचेगा, तो उसको भी कुछ कमाई होगा, यानी वो बोतल उसके लिए भी रिसोर्स हो गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा कि रिसोर्स कैन बी एनीथिंग। प्रोडक्शन के फील्ड की बातें करें तो मशीनरी रिसोर्स है, मनी इज अ रिसोर्स, मैन इज ऑल्सो रिसोर्स, वर्कर, लेबर भी रिसोर्स होते हैं, जिसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, है ना। मटेरियल तो है ही, तो ऐसे कई सारे, लैंड इज ऑल्सो रिसोर्स, बिल्डिंग्स आर रिसोर्स, फैक्ट्रीज आर रिसोर्स, ऑफिसेस आर रिसोर्स, है ना। एवरीथिंग इज रिसोर्स। रिसोर्स मतलब जिससे हमें बेनिफिट मिले। आई होप बहुत ज्यादा समझ गए होंगे आप ना। तो रिसोर्सेज की बात है। अब देखिए, ये जो रिसोर्सेज होता है, इस रिसोर्सेज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, है ना। रिसोर्स को साधन बोलते हैं। रिसोर्सेज के हेल्प से हम अपने वांट्स को पूरा करते हैं। रिसोर्सेज के हेल्प से हम लोग क्या पूरा करते हैं? वांट्स, आवश्यकताएं। कि भाई आपके जेब में अगर 100 रुपए है और भूख लगी, तो वो 100 रुपए आपके लिए क्या है? रिसोर्स। और उस 100 रुपए से आप क्या करेंगे? अपनी आवश्यकता, अपना भूख मिटाएंगे, है ना, कहीं जाकर कुछ खाना खाएंगे ना। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिसोर्स होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। हमारे जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होता है? लिमिटेड। वाटर इज लिमिटेड, है ना, मेटल्स आर लिमिटेड, मनी, जो हमारे जेब में पैसे, वो भी तो लिमिटेड है। अंधाधुंध पैसे मतलब होता है अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड वेल्थ किसी के पास नहीं। आप अपने पैसे गलत जगह पे खर्च करोगे, खत्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनलिमिटेड। यानी हमारी आवश्यकता का कोई सीमा नहीं। अगर आपके पास साइकिल है तो आपको मन करेगा यार एक बाइक होता। अगर साइकिल से बाइक पर आ गए, बाइक खरीद लिया बाद में, तो मन करेगा यार एक कार होता। एक मान लीजिए हमने
आइटम भी खरीद लिया, कार भी सपोज परचेस कर लिया, तो मन करेगा यार एक होंडा सिटी होता, होंडा सिटी ले लिया, तो फिर मन करेगा इस बार कि एक ऑडी हो जाए, ऑडी हो जाए तो बीएमडब्ल्यू हो जाए, तो हेलीकॉप्टर भी परचेस करने का सोचने लगेंगे हम लोग। हमारी जो आवश्यकता है वो खत्म नहीं होती। जब लोग एक रूम के कमरे में, एक कमरे के घर पे रहते हैं, तो उनका मन करता है यार एक बड़ा सा बढ़िया 2 रूम का घर होता तो मजा आ जाता। फिर 2 रूम का फ्लैट परचेस अगर कर लिया बाद में पैसे कमाकर धीरे धीरे, तो बाद में फिर मन करे यार अपना एक बढ़िया सा महल टाइप का घर होता तो और मजा आता। वो भी आएगा तो फिर और बड़ा सोचेंगे। लोगों के सोचने का कोई सीमा ही नहीं। हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। इतनी जो इन्वेंशन हो रही दुनिया में, ये इसी अनलिमिटेड वांट्स की वजह से हो रहा है ना। तो याद रखिएगा, हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है, हमारी आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती, है ना। ह्यूमन बीइंग्स बहुत ग्रीडी नेचर होते हैं, लालची होते हैं, इनकी आवश्यकता चलते रहती है, काफी सेल्फिश हैं हम लोग। सो वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन इस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड। अब क्या हुआ? अब मारामारी है। मारामारी क्यों? क्योंकि आवश्यकता, वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्स क्या हो गया? लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, पानी का एग्जांपल ले। अगर हम वाटर का एग्जांपल ले, अब देखिए वाटर भी एक रिसोर्स है, पानी एक रिसोर्स है। ऑब्वियसली पानी के बहुत सारे यूज हैं, है ना। पानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पानी के आइसक्रीम्स बनते हैं, पानी कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, गाड़ियां धोने के लिए, जानवरों के काम की आती है। तो वाटर का तो अनलिमिटेड यूज है, बहुत सारे यूज है। नहीं, अब आप देखो कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा कि क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट, अवेयर रहने की जरूरत है ना। हमें अलर्ट भी रहना है और अवेयर भी रहना है, दोनों रहना है। अलर्ट और अवेयर, जागरूक भी होना है, सावधान भी रहना है। क्यों? आप सोचो, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा। आप देखोगे आजकल पीने के पर्पस से लोग जब पानी यूज करते हैं, तो अक्सर हम लोग सोचते हैं या फिर देखते हैं कि यार पानी तो बड़ा ही गंदा है ना, कि इम्प्योरिटीज है, कि भाई पानी में जर्म्स है वगैरह वगैरह। तो लोग अपने घर में एक्वागार्ड लगाते हैं। आपने जानते ही होंगे आप लोग कि हम लोग अक्सर अपने घर पे क्या लगाते हैं? एक्वागार्ड। अब मान लेते हैं कि एक एक्वागार्ड, सपोज दैट एक मैंने ऐसी फोटो बना दिया है, अपनी पेंटिंग सही नहीं है। एक्वागार्ड में 2 सिलेंडर्स होते हैं, कई सारे पाइप्स होते हैं, है ना। व्हाटएवर, मेरे फोटो पर ना जाए, कॉन्सेप्ट पर जाए। तो मान ले कि ये एक एक्वागार्ड है और ये यहाँ एक टैप लगा हुआ है। ये देखिए एक्वागार्ड में टैप लगा हुआ, इस टैप से पानी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पानी कलेक्ट करते हैं ये फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये पानी कलेक्ट कर लेते हैं। अब गौर करेंगे, और बहुत सारे लोगों के घर पे होगा भी शायद, ये जो एक्वागार्ड होता है ना, इसमें एक नहीं 2 आउटलेट होता है। एक जहां से ड्रिंकिंग वाटर, पीने का शुद्ध पानी हमें मिलता है, ड्रिंकिंग, और एक और टैप होता है इसी में एक और टैप होता है, ये वेस्ट वाटर का टैप है। वेस्ट वाटर मतलब कि अगर आप इसमें सपोज 2 लीटर पानी डालोगे, है ना, तो ऐसा मान लेते एग्जांपल है मेरा, तो 2 लीटर पानी डालेंगे तो 1 लीटर पानी आपको पीने का मिलेगा और 1 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। ऐसा बोलते हैं लोग, कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इस पानी में जो इम्प्योरिटीज थी, जो जर्म्स थे, जो डर्टी चीजें थी, वो इस पानी में, इस आधे पानी में बह के खत्म हो गई, और ये जो पानी आपको मिला बड़ा शुद्ध पानी, ये पीने में बहुत अच्छा होता है ना। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचो कि 2 लीटर पानी डालेंगे तो हमें पीने के लिए कितना मिलेगा? 1 लीटर, और बाकी का 1 लीटर, ये जो 1 लीटर है ये वेस्ट है। अब लोग क्या करते हैं ना कि ये वेस्ट वाटर के टैप को अपने घर के वॉश बेसिन में कनेक्ट कर देते हैं, अपने घर के वॉश बेसिन में कनेक्ट कर देते हैं, और वॉश बेसिन के सहारे ये पानी ड्रेनेज में, नाले में चला जाता है। बोलते भाई ये तो गंदा पानी है, इसको क्या करेंगे, और ये वाला पानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए निकाल देते हैं। अब देखिए मैं 2 लोगों का एग्जांपल ले रहा, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, 2 लोगों का एग्जांपल। मिस्टर ए फॉर अकलमंद और मिस्टर बी फॉर बेवकूफ, है ना। देखिए कितना बढ़िया नाम है। तो मिस्टर ए काफी अकलमंद है और मिस्टर बी बेवकूफ। मिस्टर ए और बी, इन दोनों को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए 5 लीटर पानी की जरूरत है। मिस्टर ए को भी 5 लीटर की जरूरत है, मिस्टर बी को भी 5 लीटर की जरूरत है, और बाकी घर के काम के लिए, हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना एंड ऑल, इसके लिए इनको मान लीजिए 10 लीटर की जरूरत है।
और इनको भी 10 लीटर की जरूरत है। सपोज दैट, मान लो, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 15 लीटर। 5 लीटर पीने का, 10 लीटर घर के काम के लिए। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक एक्वागार्ड खरीदा। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक्वागार्ड खरीदा, बढ़िया कंपनी का, एक ही एक्वागार्ड है ना, मतलब एक ही कंपनी का, एक स्टाइल, एक मॉडल, सबसे। ए ने भी खरीदा, बी ने भी खरीदा, अकलमंद साहब ने भी खरीदा, बेवकूफ वाले बंदे ने भी खरीदा, और इन दोनों ने एक्वागार्ड अपने घर के किचन में लगा दिया। बी, पहले बी की बात करें, बेवकूफ की बात करें, है ना। तो बेवकूफ भाई बी ने क्या किया कि अपने एक्वागार्ड को अपने किचन में लगाया, और ये जो वेस्ट वाटर का टैप है वो अपने वॉश बेसिन में लगा दिया। बी को पीने के लिए कितना पानी चाहिए? 5 लीटर। लेकिन इस एक्वागार्ड में क्या है कि भाई 2 लीटर आप पानी पुट करोगे तो आपको 1 लीटर पीने का मिलेगा। मतलब 5 लीटर अगर आपको चाहिए, अगर 5 लीटर पानी पीने का चाहिए तो डबल बोले तो 10 लीटर देना पड़ेगा। तो 5 लीटर मिलेगा और 5 लीटर खत्म, ड्रेनेज नाले में चला गया, इस तरह से। तो बी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए 5 लीटर, लेकिन उसको पानी कितना यूज करना है? 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर डालेगा तब तो 5 लीटर उसको मिलेगा पीने का। और घर के खर्चे के लिए, अब घर के खर्चे के लिए बी ने नॉर्मल पानी यूज किया, एक्वागार्ड के पानी से बर्तन धोने की जरूरत थोड़ी है। तो 10 लीटर, मतलब टोटल बी का रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 20 लीटर। 5 लीटर इधर, 10 हमने पुट किया तो 5 लीटर, 5 गया, और बाकी 10 लीटर घर के काम के लिए। तो बी का रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 20 लीटर। अब ए की बात करिए, ए ने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ए को भी कितना चाहिए? 10 लीटर, क्योंकि भैया ए भी जब यहां 10 लीटर पानी पुट करेगा, इनपुट डालेगा, तो 5 लीटर ना आउटपुट मिलेगा। लेकिन ए था अकलमंद, है ना, इसने क्या किया, इसने अपने आउटलेट, ये जो वेस्ट वाटर का टैप है, इसको वॉश बेसिन से ना कनेक्ट करके इसने एक ड्राम लगा दिया, ड्राम, और ये अपने इस पानी को यहां कलेक्ट कर लेता है। ये जो पानी है वेस्ट वाटर, ये इसको यहां कलेक्ट कर लेता है, जमा कर लेता है, और इस तरह से ए को 10 में 5 लीटर इधर मिलेगा, 5 लीटर इधर मिलेगा। और ए इस 5 लीटर को जमा करके क्या करता है? पीता नहीं है। इस पानी से ये अपनी गाड़ियां धो लेता है, घर में पोछा लगा लेता है, बर्तन धो लेता है। आप सोचो ना कि भाई आप बर्तन धोने जा रहे हो तो बर्तन आपसे बोलेगा क्या कि नहीं भाई एक्वागार्ड वाले पानी से धोना, तभी खाने देंगे, वरना खाने नहीं देंगे, चमकेंगे नहीं। ऐसा होता है? नहीं। ये तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए मिल ही गया, बट ये वाला पानी भी एक कलेक्ट कर लेता है, और इस पानी से वो बर्तन धो रहा, वो घर में पोछा लगा रहा, ये तो हो ही सकता है ऑब्वियसली। तो इस तरह से ए ने अपने इस 10 लीटर में से 5 लीटर पीने का निकाल लिया, और जो 5 लीटर बचा, इस 5 लीटर को वो कहां यूज कर लिया? हाउस होल्ड के लिए। तो हाउस होल्ड के लिए 10 चाहिए था, 5 तो यहीं से मिल गया। अब और कितना चाहिए उसको एक्स्ट्रा? और तो उसको 5 ही ना चाहिए। इस 10 में से 5 गया ड्रिंकिंग पर्पस, और 5 उसको यहां मिल गया। इस 10 में से ही 5 मिल गया उसको, तो इसको एक्स्ट्रा और 5 चाहिए। इसका मतलब कि ए को 10 लीटर ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड के लिए 10 नहीं, कितना चाहिए? सिर्फ 5। बोले सर 5 क्यों? 10 ना चाहिए था। 5 चाहिए, और 5 तो यहां से मिल गया, तो 5 और लाया, 5 यहां से मिला, 10 हो गया उसका। इसका मतलब ए को टोटल पानी कितना चाहिए? 15 लीटर। ठीक है, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम, दोनों के पास एक्वागार्ड सेम, सोच का फर्क है, सिर्फ सोच का, है ना। इसको बोलते हैं अलर्ट और अवेयर होना। और इससे क्या हुआ कि बी ने 20 लीटर पानी से अपना काम किया, और वही काम ए ने 15 लीटर से कर दिया, यानी ए अपने रिसोर्स को बचा रहा है। कल को इस तरह से जब बी पानी वेस्ट करेगा तो फ्यूचर में बी के पास पानी नहीं होगा, और उसके अगले जनरेशन को प्रॉब्लम होगा, पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। लेकिन ये परेशानी ए के साथ नहीं होगी, क्योंकि वो पानी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यही सारे एग्जाम, ये बिल्कुल ऐसे ही दुनिया का हर रिसोर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वो मेटल हो, कोल हो, वो कुछ भी हो, वो फॉरेस्ट हो, वो कुछ भी हो, हर रिसोर्स हमारे लिए क्या है? लिमिटेड। लेकिन उस रिसोर्स के रिलेशन में हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, क्योंकि ख्वाहिशें, हमारे वांट्स, रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है और रिसोर्स कम। तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हमें अपने रिसोर्सेस को ऐसे यूज करना है कि वो रिसोर्स हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी लाए, और साथ में हमारा खर्चा भी बच जाए, और साथ में आने वाले जनरेशन के लिए
वो बचा भी रहे, है ना। तो बेनिफिट भी ज्यादा और फ्यूचर के लिए बचा भी रहे, दोनों होना चाहिए। और इसी को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम शब्द का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेस को कुछ इस तरह से मैनेज करके यूज करिए। आप अपने रिसोर्सेस को कुछ इस तरह से मैनेज करके यूज करिए कि आपका बेनिफिट ज्यादा हो, आपके खर्चे कम हो और फ्यूचर में आपके रिसोर्स आपके लिए बचे रहे। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, है ना। आइए डेफिनेशन देखते हैं फटाफट। तो बोलता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस मींस द रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड। देख रहे हैं, जो मैंने आपको हिंदी बताया वही अंग्रेजी में लिखा है। द रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बोलता रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं बोलना कि यूज ही मत करो, यूज करो लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे। तो बेस्ट पॉसिबल वे टू, कैसा तरीका? बेमतलब तरीका। मिनिमाइज इट्स वेस्टेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब आप अपने रिसोर्सेस को कुछ इस तरह से यूज करें कि उसका वेस्टेज, उसकी बर्बादी कम से कम और उससे बेनिफिट मतलब उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा। इसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है, एज वी नो, ये देखिए सिंपल वर्ड्स में, रिसोर्सेस आर स्केर्स। याद रखिएगा, स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड को ही स्केर्स बोलते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास जो साधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, वो स्केर्स होते हैं। कोई भी रिसोर्स हो, वो नेचुरल हो, वो आर्टिफिशियल हो, वो स्केर्स है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू अनलिमिटेड डिमांड्स। लेकिन हमारे डिमांड्स का अनलिमिटेड, रिसोर्स क्या है? लिमिटेड, लेकिन डिमांड्स क्या है? अनलिमिटेड। सो इसलिए देयर शुड बी ऑप्टिमम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनोमाइजिंग में ऑप्टिमम शब्द का ही जिक्र होता है। ऑप्टिमम का मतलब एफिशिएंट, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब आउटपुट। आप अपने रिसोर्सेस को इतने अच्छे तरीके से यूज करें कि आपको बेनिफिट ज्यादा मिले, आपका आउटपुट ज्यादा हो और आपके खर्चे कम हो और रिसोर्स का वेस्टेज भी ना हो। चाउमीन बनाते हैं आप देखे हो नहीं? कई बार हम लोग स्टॉल में जाते हैं, ठेले पे जाते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग चाउमीन बनाते हैं नहीं? और आप देखिए आजकल तो मतलब होता है ना कि लोग जब कुछ चीजें बनाते हैं तो बनाने का तरीका ही बड़ा हाईटेक होता है ना। कई बार हम देखते हैं वीडियोस वगैरह या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में भी कि भाई लोग चाउमीन बना रहे हैं किसी जगह पर, देखते यूं चाउमीन बनाने वाला एक बड़ा सा कढ़ाई होता है भाई, है ना, पैन लोहे का, और एक बंदा उसमें चाउमीन बना रहा है, वो यूं फट 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 सब्जियां डाल रहा, वो सॉस एंड ऑल एवरीथिंग, चाउमीन वगैरह डाल दिया, और जब चाउमीन बना तो यूं ऐसे फेंक फेंक कर बनाता है नहीं, ऐसे चाउमीन को हवा में उछला उछला कर कि भाई दूर से लोग देखें कि चाउमीन उछल रहे हैं, तब ना लोग आएंगे, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। अब देखते वो जो बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, चाइनीज वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वहां पर बड़े बड़े स्टिक से चाउमीन बनाए जाते हैं, तो ऐसे यूं फेंक फेंक कर लोग चाउमीन बना रहे हैं और चाउमीन पूरा एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो रहा है, पक रहा है। अब देखना कि अगर वो वही वाला स्टाइल अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा करे, ऐसा बंदा जो रेगुलर करता है, उसको अच्छे से आइडिया है, तो वो चाउमीन को कितना भी उछलाए वो होता ना हवा में जाकर सीधा पैन में आता है, वो ज्यादा इधर उधर बिखरता नहीं, मतलब 2% 3% ही वेस्ट होता है, बाकी सारा चाउमीन एक बार उछाला फिर कढ़ाई पे, फिर उछाला फिर कढ़ाई पे, ऐसे ही बनाता है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है, वो जानकार नहीं है, मान लीजिए मैंने देखा कि एक चाउमीन वाला पूरा स्टाइल से चाउमीन बना रहा है और उसका बढ़िया दिखता है, मैंने भी सोचा चलो मैं भी स्टाइल दिखाऊं थोड़ा, अब मैंने भी ट्राई करना शुरू किया और अपने को तो आता नहीं है ना, हमने यूं चाउमीन उछाला और सारा चाउमीन नीचे कढ़ाई में गया ही नहीं, सब तो बाहर चला गया, तो चाउमीन तो वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने तरीके टेक्निक में एक्सपर्टाइज होने की जरूरत है, उसकी पूरी जानकारी रखने की जरूरत है, और फिर वैसे तरीके को यूज करिए जिससे वेस्टेज कम हो और बेनिफिट ज्यादा, आपको आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, है ना। मशीनों का यूज क्यों हो रहा? क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कॉस्ट क्या हो जाता है? कम, और वेस्टेज भी कम हो जाता है। मशीनों से जो वेस्टेज निकलते हैं आजकल उस वेस्टेज से भी कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है ना। जैसे आप गन्ने का एग्जांपल लीजिए, शुगर केन, ये जो गन्ने से शुगर केन से चीनी शुगर निकाला जाता है, प्रोडक्शन होता है। आप देखेंगे शुगर के मिल्स में कभी जाएंगे तो जब गन्ने को खेत से मिल में लाया जाता है, फिर उसका जूस यानी पल्प निकाला जाता
है ना, उसके जूस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उस जूस को फिल्टर किया जाता है जिससे चीनी बनता है। तो जब गन्ना आता है और जो गन्ने का जूस पूरा निकाला जाता है मशीनों से, तो जो भूसा बच जाता है, मतलब गन्ने का जो भूसा बच गया जिसमें कुछ बचा नहीं, पूरा जूस हमने निचोड़ लिया और उसका जो बस होता है ना वो एक्सट्रैक्ट बच गया, वो भूसा लोग फेंकते नहीं है, वो वेस्टेज है लेकिन फेंकते नहीं, उसका यूज होता है क्या बोलता है, यस, उस भूसे का यूज होता है आग लगाने में। उसमें बहुत जल्दी आग लग जाता है। आप देखिएगा कहीं गन्ने का जूस रोड में बिक रहा होगा तो वो गन्ने से गन्ने का जूस निकाल कर भूसा फेंकता नहीं है, उसको नीचे जमा कर लेता है। उसमें आप माचिस मारोगे ना, फट से आग लग जाएगा। उससे आप अपने मतलब होता है ना कि फायर का यूज कर सकते हैं, आग का यूज कर, अगर आपको कहीं पर आग चाहिए तो उसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जब उसका जूस फिल्टर होता है तो उस जूस को फिल्टर करके वो पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन गन्ने के जूस को जब साफ किया जाता है, उसकी इंप्योरिटीज को खत्म की जाती है, तो जो प्योर जूस होता है उसको अलग कर दिया जैसे चीनी बनता है, और जो इम्प्योर जो थोड़ा सा उसका बच जाता है उसको मोलासेस बोलते हैं। मोलासेस जो बड़ा ही भद्दा कलर का होता है, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का, और वो एक वेस्टेज है, बड़ा ही स्मेल करेगा और वो अच्छा नहीं होता, मतलब वो उससे चीनी नहीं बन सकता। उसका यूज होता है वाइन बनाने में, शराब, बुरी चीजें बनाने में, मोलासेस का यूज, उसको उसमें बियर बनाने में उसका यूज करते हैं लोग। तो आप देख रहे हैं मतलब प्रोड्यूसर क्या कोशिश कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने किसी भी रिसोर्स से जो भी बेनिफिट हो सके वो निकाल ले और उसका वेस्टेज कम से कम और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा, और इसी को बोलते हैं इकोनॉमाइजिंग। जो प्रोड्यूसर ये करने में सक्षम है वही अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को आगे तक ले जा पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है ना। दैट्स इसी को बोलते हैं इकोनॉमाइजिंग। फटाफट देख लेंगे आप लोग, ये हम लोग इकोनॉमाइजिंग की बातें कर रहे थे। यही बातें आपको समझाने के लिए एक छोटे से डायग्राम का भी मैंने हेल्प लिया है। जब एग्जाम से बनाए तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ लिखना काफी नहीं है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। देखिए प्रेजेंटेशन में लिखकर आपको दिखा रहा, हम लोग बातें किसकी कर रहे हैं, इकोनॉमाइजिंग की, है ना। तो इकोनॉमाइजिंग में दो चीजें हैं, क्या क्या। पहली बात, इकोनॉमाइजिंग में सबसे पहले हमको मिलेगा लिमिटेड रिसोर्सेस। इकोनॉमाइजिंग में जो पहला टर्म आपको याद रखना है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड, और हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। रिसोर्सेस है लिमिटेड और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इसलिए हमें इन दोनों के बीच में मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये देखिए, तो लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स, इन दोनों के बीच में एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर हुआ, मतलब इस दोनों को ऐसे मैनेज करिए कि आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा और आपका कॉस्ट कम, वेस्टेज भी कम, तब कहलाएगा वो इकोनॉमाइजिंग। बात समझ में आ रही? सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमाइजिंग टर्म को भी अच्छे से समझ लिया है, और जितनी बातें मैंने इतने डिटेल में जो आपको बता दी है ये इसलिए क्योंकि इसका यूज फिर आने वाले चैप्टर्स में होने वाला है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बहुत ज्यादा हम लोग टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। मैं जितनी भी बातें आपको बारीकी से बता रहा, भरपूर यूज होगा और आने वाले टॉपिक में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बारीकी से चीजों को समझें। आज हम लोग फिर से एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम सिखाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और फिर हम लोग सीखे इकोनॉमाइजिंग, और अब हम लोग बातें करने वाले हैं इकोनॉमिस्ट। ये एक और टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है जो फटाफट तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इकोनॉमिस्ट की बातें करें। इकोनॉमिस्ट क्या है ना। देखिए इकोनॉमिस्ट तो बड़ा ही आसान है, इसको हिंदी में अर्थशास्त्री कहते हैं। जैसे साइंस में जो लोग रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट बोलते हैं, पागलों में जो रिसर्च करते हैं साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स के फील्ड में रिसर्च और स्टडी करते हैं उन्हें इकोनॉमिस्ट कहते हैं, हिंदी में अर्थशास्त्री बोलते हैं। हमारी दुनिया भर में कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, कई सारे। वैसे तो अगर आप इंडियन कल्चर की बात करें, सिर्फ इंडिया की बातें कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की, तो भारत के एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत फेमस अर्थशास्त्री जिसको हम लोग चाणक्य या कौटिल्य भी बोलते हैं। चाणक्य वाज वेरी वेरी नोन फॉर हिज वे ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉर हिज वे ऑफ बिजनेस, फॉर हिज वे ऑफ पॉलिटिक्स। वो राजनीतिक इकोनॉमिस्ट बहुत पॉपुलर थे अपने समय के, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके बहुत सारे लाइव एविडेंसेस खत्म हो चुके, तो बाद में यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल, तो यूनाइटेड किंगडम खासकर, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज के टॉप में आते हैं, ब्रिटेन वगैरह,
तो बाद में यूरोप में बहुत सारे रिसर्च हुए, ब्रिटेन में खासकर, यूनाइटेड किंगडम में खासकर बहुत सारे रिसर्च हुए और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए और उन इकोनॉमिस्ट्स ने लाइव एविडेंसेस के साथ, रियल एविडेंसेस के साथ रिसर्च किया और वो अपना एविडेंस हमें प्रेजेंट किए और दुनिया को इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल बताया और समझाया, है ना। तो इकोनॉमिक्स के स्टडीज करने वाले लोग इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। अगर आप गौर करें, अगर आप ढूंढे कभी फुर्सत में बैठकर, तो इकोनॉमिस्ट के बहुत सारे लिस्ट है। मतलब दुनिया में एक नहीं, सैकड़ों अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट है, लेकिन उन सारे इकोनॉमिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत 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 पॉपुलर है, जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ पॉपुलर इकोनॉमिस्ट के नाम आपको बताने वाले हैं, है ना। 5 ऐसे नाम आपको जरूर हम बताएंगे जिसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के फील्ड में और जिससे क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस है। तो आइए देखिए, हम लोग बातें करें सम पॉपुलर इकोनॉमिस्ट। वंस अगेन अगर पूछा जाए हु आर इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट्स आर दोज पर्संस who study or have contributed in the field of economics। आइए, सबसे पहला नाम इसमें आता है एडम स्मिथ। शायद नाम सुने होंगे आप लोग, एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की दुनिया में जो रिसर्च हमें मिला था वो एडम स्मिथ से मिला था। तो आइए फटाफट एडम स्मिथ की बातें करें। देखिए, मैंने आपके लिए इनका पिक्चर भी लगा दिया है ताकि इनका फेस भी आपके माइंड में आए। देखिए, एडम स्मिथ की बातें करें सबसे पहले तो एडम स्मिथ का जो फेज था, जो टाइमिंग था, वो 1723 से लेकर 1790 तक था। मतलब इनका जन्म हुआ था 1723 में और इनका डेथ हुआ था 1790। तो बेहतर होगा अगर आप ये ईयर याद रख पाए। आगे बढ़े। एडम स्मिथ का जन्म बॉर्न यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटिश, है ना, स्कॉटलैंड नाम तो सुना होगा आपने, स्कॉटलैंड के थे ये। यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, याद रखिए, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक इन्होंने 1776 में लिखा था। ये ईयर भी जरूर याद रखिएगा। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एडम स्मिथ की छोटी छोटी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोटी छोटी बातें। पहली बात क्या रखनी है कि एडम स्मिथ 1723 से 1790, एडम स्मिथ 1723 से 1790 तक थे। यानी ये बर्थ डेट, ये बर्थ ईयर, ये डेथ ईयर। एडम स्मिथ कहां से थे? ये यूनाइटेड किंगडम से थे, है ना, स्कॉटलैंड, इसलिए इसको स्कॉटिश, एडम स्मिथ को स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड से थे। आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था जो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत पॉपुलर इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एकदम याद होना चाहिए भाई, है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एडम स्मिथ बहुत बहुत पॉपुलर थे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से। और कैपिटलिज्म, वो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको बताया था ना, उसी को बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी एडम स्मिथ ने ही दुनिया को ब्रीफ में दिया था, इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो बोलते हैं, साथ में फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, एडम स्मिथ 1723 से 1790। एडम स्मिथ इन्होंने कहां पर जन्म लिया था? यूनाइटेड किंगडम। कहां पर? स्कॉटलैंड, स्कॉटिश बोलते हैं इनको। एडम स्मिथ के बुक का नाम इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, है ना। इतनी बातें अगर याद है, इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ की तरह एक और नाम हमारे पास है, ये देखिए, अल्फ्रेड मार्शल, बहुत बहुत फेमस। एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल। ये देखिए, ये जो अल्फ्रेड मार्शल है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनका टाइम था 1842 से 1924, है ना। जिस तरह इनका 1723 से 1790 था, इनका था 1842 से 1924। अब देख सकते हैं इनके बाद, है ना, 1790 और ये 1842, मतलब इनके बाद मार्शल आए थे। तो एडम स्मिथ के बाद आए थे मार्शल। मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत रिसर्च किया। मार्शल भी यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड से थे।
जैसे ये यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड से थे, ये भी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से थे। यूनाइटेड किंगडम में कई सारे देश आते हैं, उसमें स्कॉटलैंड भी और इंग्लैंड भी आता है। आगे बढ़ते, मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में कई सारे रिसर्च दिए, अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, आज भी पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस में है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो मार्शल ने भी किताब लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखा था? मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये बुक किसने कब लिखा था? 1890। एडम स्मिथ ने अपने बुक को कब लिखा था? 1776, है ना। लिखा था इन द सेंस कि 1776 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था और ये 1890 में पहली बार पब्लिश हुआ था, है ना। तो ये हम लोग एडम स्मिथ की कुछ छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, कुछ बातें हम लोग मार्शल की भी जरूर याद रखेंगे। एक बार ये भी हमने देख लिया, तो आइए हम लोग कुछ और बातें करें। अब हम लोग बातें करेंगे और भी कुछ इकोनॉमिक्स, और भी कुछ इकोनॉमिस्ट के। और कौन से इकोनॉमिस्ट? आइए, तो अगला नाम है हमारे सामने, एक नया नाम जो हम आपके सामने ले रहे हैं। ये देखिए, ये फोटो देखिए, इनको बोलते हैं J.M. केनिस। और याद करिए, नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। J.M. केनिस का नाम तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कहां? मिक्स्ड इकोनॉमी, याद है आपको? मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था? J.M. केनिस। ये देखिए, तो केनिस का टाइम था 1883 से 1946। अगर आप गौर करें तो एडम स्मिथ के बाद मार्शल, और मार्शल के बाद कौन? J.M. केनिस, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनका बहुत बहुत बड़ा रिसर्च है। और ये भी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन यानी ब्रिटिश थे ना, ब्रिटेन से थे ये, यूनाइटेड थे, तीनों के तीनों यूनाइटेड किंगडम। एडम स्मिथ भी, मार्शल भी और J.M. केनिस भी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर एक और नाम आ जाता है हमारे सामने, ये है लायनल रॉबिन्स। तो रॉबिन्स का नाम आता है। रॉबिन्स का टाइम था 1898 से 1984। आप देख सकते हैं 1898 और ये 1883, मतलब इनके बाद ही आए, है ना। तो फिर रॉबिन्स भी यूनाइटेड किंगडम से ही थे और ये भी ब्रिटिश ही थे। तो अब तक जो चार नाम मैंने डिस्कस कर दिया, एडम स्मिथ, मार्शल, J.M. केनिस और रॉबिन्स, ये सब के सब यूनाइटेड किंगडम से। तो याद करना तो काफी आसान है, नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक और नाम आता है जो बहुत पॉपुलर है, पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन का टाइम था 1915 से 2009, है ना। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है इनका। और ये थे अमेरिकन, ये अमेरिकन थे, सिर्फ ये नाम है अमेरिकन है। पॉल सैमुएल्सन अमेरिका से थे, ये अमेरिकन थे। और इसका नाम भी याद रखिएगा, जल्दी ही नामों में हम दोबारा आएंगे, आने वाले दिनों में इनके नाम का भी अलग से हमें डिस्कशन करना है ना। तो इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये 5 नाम एटलीस्ट आपको जरूर याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, नेम एनी 2 इकोनॉमिस्ट, तो कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं आप। हो सकता है पूछ दे, हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, who wrote the books an inquiry into nature and causes of wealth of nation, who is the father of economics, है ना। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो फिर ये नाम और इनके थोड़े से, ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ा ही डिटेल लिखा है, इतना सा याद रखें, बहुत काम की चीज है ना। तो आप लोग इसको जरूर नोट करने को बोला। सर फोटो भी बना लेंगे, फोटो नहीं बनाना, ये तो बस आपको एक व्यू दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है। आप नाम और ये डिटेल लिख ले, इतना ही काफी है ना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।